भाटी एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमारा जो पिछली क्लास में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से जुड़े हुए हमने सारे अनुच्छेद एक जगह देख लिए थे। उसके बाद हमने अनुच्छेद 58 के अंदर राष्ट्रपति की जो योग्यताएं होती हैं वह देख ली थी। आज हम राष्ट्रपति से जुड़े हुए 3 अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अनुच्छेद 54 पढ़ेंगे, उसके बाद 55 और 56। अनुच्छेद 54 के अंदर है राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है वह है, 55 के अंदर निर्वाचन प्रणाली है और 56 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में कौन आते हैं? जो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को चुनने के लिए जो भाग लेते हैं वह निर्वाचक मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है या कौन कौन भाग लेता है, देखिए तो सबसे पहले राज्यसभा व लोकसभा निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा व लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यह शब्द आपको याद रखना है, निर्वाचित। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब राज्यसभा व लोकसभा में कितने कितने होते हैं? तो देखिए, राज्यसभा में है वो वर्तमान में 245 सदस्य संख्या है और लोकसभा के अंदर 545 सदस्य संख्या है वर्तमान में। इनमें से राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से हो सकते हैं। ऐसे 12 सदस्य हैं जो मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से निर्वाचित सदस्य कुल कितने हुए? तो राज्यसभा में तो 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और इसमें 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल हो जाएंगे 776 सदस्य। तो लोकसभा व राज्यसभा में से कुल कितने सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो 776 सदस्य। एक बार फिर से देख लीजिए, राज्यसभा व लोकसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या है 245 और लोकसभा में है 545। मनोनीत सदस्य राज्यसभा में 12 होते हैं और लोकसभा में 2 होते हैं। तो इस प्रकार से निर्वाचित सदस्य कुल कितने हुए? तो राज्यसभा के 233 और लोकसभा के 543। तो कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई? 776 सदस्य। यह सदस्य क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरे कौन भाग लेते हैं? तो जो राज्य की विधानसभा है, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें भी कौन होते हैं? जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित विधायक होते हैं, वो भाग लेते हैं। जितने भी राज्य हैं जहां विधानसभा है वहां निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। तो भारत के अंदर 4020 कौन है? निर्वाचित सदस्य हैं। विधानसभा के 4020 निर्वाचित सदस्य हैं। यह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तीसरे कौन से भाग लेते हैं? दिल्ली व पांडुचेरी के। दिल्ली व पांडिचेरी क्या है? पांडिचेरी का नाम बदल के पुडुचेरी कर दिया गया है। तो दिल्ली व पांडिचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश है 2 जहां विधानसभा है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और इनकी संख्या कितनी है? 100 है। 70 तो दिल्ली से और 30 पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य हैं। इस प्रकार से कुल सदस्य संख्या जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो 776 तो सांसद हो गए। इसके बाद 4020
राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य हो गए और 100 सदस्य कौन हो गए, दिल्ली व पांडिचेरी के सदस्य। तो इस प्रकार से हम इनको ऐड जोड़ेंगे तो कुल कितने हो जाएंगे, 4896 सदस्य हैं जो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मतदान करते हैं। किस प्रकार से हो गए, तो सांसद कितने हो गए, 776। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कितने हो गए, 4020। और दिल्ली व पांडिचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है, इनके 100 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कुल सदस्य 4896 हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं या भाग लेते हैं। अब देखिए, जो दिल्ली व पांडिचेरी जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे उनको कब शामिल किया गया, तो 70वां संविधान संशोधन किया गया 1992 के अंदर। इस संशोधन द्वारा दिल्ली व पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग लेने के लिए सम्मिलित किया गया। अगर प्रश्न आए कि दिल्ली व पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में कब शामिल किया गया, तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इन्हें राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर शामिल किया गया, निर्वाचक मंडल के अंदर शामिल किया गया। इसके बाद अब हमने यह तो देख लिया कौन कौन भाग लेते हैं, कौन कौन भाग नहीं लेते हैं, यह देख लीजिए। तो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, कौन कौन नहीं लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। भाग कौन कौन नहीं लेते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के जितने भी मनोनीत सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे जो राज्य विधान परिषद होती है, राज्य विधान परिषदें होती हैं, उनके सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो जो दोनों ही हैं यह भाग नहीं लेते हैं, कौन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य, यह भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद देखिए, जो सांसद और विधायक 2 हैं जो भाग लेते हैं, मतलब मतदान करते हैं, इनका मत मूल्य समान नहीं होता है क्योंकि अलग अलग जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांसद बड़े स्तर के ऊपर करते हैं और जो विधायक होते हैं वह छोटे क्षेत्र का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सारे के सारे जो विधानसभा सदस्य हैं वह अलग अलग राज्य के विधानसभा सदस्यों का अलग अलग मत मूल्य होता है। तो मत मूल्य निकालने के लिए देखिए कुछ सूत्र हैं। तो मत मूल्य, सबसे पहले तो मत मूल्य निर्धारण के लिए जो सूत्र दिए गए हैं वह कौन से, अनुच्छेद 55 के अंदर दिए गए हैं। अनुच्छेद 55 के अंदर मत मूल्य निर्धारण के लिए अनुच्छेद 55 के अंदर सूत्र दिए गए हैं। तो सबसे पहले विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए विधायक के मत मूल्य के लिए है सूत्र, राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या भाग 1000। देखिए सूत्र क्या है, देखिए
एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए सूत्र क्या है? तो राज्य की जनसंख्या बट्टा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000। एक बार देखिए, आप निकाल के देख लेते हैं। जैसे वर्तमान में राजस्थान की जनसंख्या है 6 करोड़ मान लेते हैं। देखिए 6 करोड़ जनसंख्या है वर्तमान में, और कितने निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं? तो 200 सदस्य चुने जाते हैं, और इनमें भाग कितने का देना है? 1000 का देना है। तो देखिए 2 में से 2 काट देते हैं और इसमें से ये 3 काट देते हैं, 300 हो गए। तो एक विधायक कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है? 300 लोगों का। मतलब अगर एक विधायक वोट देता है राष्ट्रपति को तो कितने लोग वोट देंगे? राजस्थान से 300 वोट। लेकिन ध्यान दीजिए, जो मत मूल्य निर्धारण है वह 42 के संविधान संशोधन 1976 द्वारा 1971 की जो जनगणना थी उसे आधार मानकर किया गया है। एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए कौन सी जनगणना को आधार वर्ष बनाया गया है? तो 1971 की जो जनगणना थी उसे आधार मानकर ही एक विधायक व सांसद का जो मत मूल्य होता है वो निकाला जाता है। तो एक विधायक का हमने निकाल लिया है, सूत्र देख लिया है। तो एक सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए कौन सा सूत्र होगा? देखिए सांसद का मत मूल्य जो राज्य है, राज्यों के मत मूल्यों का योग बट्टे निर्वाचित सांसद जो राज्य विधानसभा के मत मूल्यों का क्या करना है? योग करना है मतों का। राज्य के मतों का योग भाग निर्वाचित सांसद कितने हैं? अभी अभी हमने निकाला था 776। तो एक सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाता है? जो राज्य के मत मूल्य आते हैं उनको जोड़ दिया जाता है और उनके कुल मतों का योग निकाल लिया जाता है, और उसके अंदर जो निर्वाचित सांसद हमारे यहाँ वर्तमान में 776 निर्वाचित सांसद चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं, तो उनका भाग किसमें दे दिया जाता है? राज्य के मतों के योग के अंदर दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक सांसद का मत मूल्य हमें प्राप्त हो जाता है। तो मत मूल्य अनुच्छेद 55 के अंदर दिया गया है, किस प्रकार से निकालना है। एक विधायक का मत मूल्य किस प्रकार से निकलेगा और एक सांसद का मत मूल्य किस प्रकार से निकलेगा, ये हमने देख लिया है। इसके बाद देखें निर्वाचन। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन से संबंधित सारे के सारे कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 55 के तहत। अनुच्छेद 55 के तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियम कानून बना सकती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 55 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 वर्तमान के अंदर हमारे यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो सारे के सारे कानून हैं वह कौन से अधिनियम के तहत बनाए गए हैं? तो राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। इस अधिनियम के तहत ही वर्तमान में राष्ट्रपति के जो चुनाव प्रक्रिया है, निर्वाचन प्रक्रिया है, वह संपन्न की जाती है। राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 वर्तमान के अंदर हमारी संसद के द्वारा बनाया गया है।
इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति की समस्त निर्वाचन प्रणाली संचालित की जा रही है। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित 2 नियम बनाए गए हैं। यह 2 नियम क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि अवांछित लोग इसके अंदर भाग ना ले सकें। कोई भी व्यक्ति इसके अंदर ऐसे ही फॉर्म ना भर दे, इसके लिए 2 नियम बनाए गए हैं। तो पहला नियम तो क्या है? 15,000 रुपए की जमानत राशि। 15,000 रुपए की जमानत राशि कहाँ जमा करवानी होती है? तो जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है, राष्ट्रपति पद के फॉर्म भरने के लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर जमा करवानी होती है। दूसरा नियम है, राष्ट्रपति का फॉर्म भरने के लिए राष्ट्रपति के पास फॉर्म भरने के लिए क्या होने चाहिए? 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक होने चाहिए। ये 50 कौन होंगे? जो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर मतदान करने वाले होंगे। 50 लोग क्या होंगे? प्रस्तावक होंगे। वो 50 अन्य क्या होंगे? अनुमोदक। ध्यान दीजिए, 2 नियम बनाए गए हैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए। यह दोनों नियम अनिवार्य है। तो पहली तो है 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करवानी होती है। दूसरे, राष्ट्रपति का फॉर्म भरने के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए। वह 50 अन्य क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। यह कौन होंगे? 100 व्यक्ति हो गए, 50 प्रस्तावक हो गए, 50 अन्य हो गए अनुमोदक। तो ये 100 लोग कौन होंगे? जो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग लेंगे, मतलब जो मतदान करने का योग्यता रखते हैं। वो तो कौन कौन रखते हैं? सांसद, निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधानसभा के सदस्य। इनमें से ये 100 व्यक्ति होंगे, तभी क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए फॉर्म भर सकता है। तो ये 2 चीजें यहां हो गई हैं। अब देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निर्वाचन अधिकारी कौन होगा? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर निर्वाचन अधिकारी कौन होगा? तो राज्यसभा या लोकसभा का जो महासचिव होता है, राज्यसभा या लोकसभा का जो महासचिव होता है, वह कौन होता है? निर्वाचन अधिकारी होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? राज्यसभा या लोकसभा का जो महासचिव होता है, वह राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर निर्वाचन अधिकारी होता है। तो यहां तक हमने बात कर ली है राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी हुई। सबसे पहले तो हमने देखा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, वह कौन कौन होता है। राष्ट्रपति के फॉर्म भरने के लिए 2 शर्तें कौन कौन सी होती हैं। कानून का निर्माण कौन करता है और निर्वाचन अधिकारी कौन होता है। अब हम निर्वाचन प्रणाली देख लेते हैं। निर्वाचन प्रणाली भी अनुच्छेद 55 के अंदर दी गई है। अनुच्छेद 55 के अंदर सबसे पहले तो किस मतदान प्रणाली के अंतर्गत? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। कौन सी प्रणाली के अंतर्गत? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव होता है। इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा संपन्न होता है। इस प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो थॉमस हेयर। थॉमस हेयर ने इस प्रणाली का विकास किया, इसीलिए इसे एक अन्य नाम
हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। हेयर प्रणाली। तो इस प्रणाली के कितने नाम हो गए? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम और हेयर प्रणाली। क्योंकि इसका प्रतिपादक कौन था? थॉमस हेयर। थॉमस हेयर ने इस प्रणाली को जन्म दिया, इसीलिए इसे हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसके अंदर ये शब्द आया है संक्रमणीय या ट्रांसफेरेबल, मतलब एक मत दूसरे को क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो क्या हो जाता है? वोट ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली बोला जाता है। अब इसके अंदर चुनाव किस प्रकार से होते हैं? तो सबसे पहले तो न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। सॉरी, देखिए वोट किस प्रकार से होते हैं? तो जैसे एक चुनाव के अंदर 5 सदस्य हैं, 5 व्यक्ति एक पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 लोग हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति वोट डालने जाएगा तो किस प्रकार से डालेगा? तो वरीयता क्रम होता है इसके अंदर। जो हेयर प्रणाली होती है या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है, उसके अंदर वरीयता के आधार के ऊपर वोट डाला जाता है। जैसे ए को हमने 1 नंबर के ऊपर, सबसे ज्यादा पसंद हम ए को करते हैं तो वो 1 नंबर हो जाएगा। उससे कम हम पसंद करते हैं सी को तो वो 2 नंबर पे आ जाएगा। बी को करते हैं 3 नंबर पे। इस प्रकार से नंबर दे दिए जाते हैं वरीयता के आधार पर, अपनी पसंद के आधार के ऊपर उनको क्या दिया जाता है? नंबर दिया जाता है। तो यह क्या हो गया? इस प्रकार से मतदान किया जाता है सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम के अंदर, मतलब वरीयता क्रम दी जाती है अपने पसंद के उम्मीदवार को। इसके बाद वोट जैसे संपन्न हो गए, वोट पड़ गए, उसके बाद जीत के लिए एक क्या किया जाता है? न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटा किस प्रकार से निकाला जाता है? तो कुल वैध मत बट्टा 1 प्लस राष्ट्रपति के चुनाव कितने पदों के लिए होते हैं? तो 1 पद के लिए ही होता है। राष्ट्रपति 1 ही चुना जाता है। अगर यही प्रणाली राज्यसभा के चुनाव में हो तो जितने प्रतिनिधि होंगे, जितने प्रत्याशी होंगे, जितने पदों के लिए चुनाव हो रहा है उतने ही पद हम यहाँ डाल सकते हैं। जैसे 2 के लिए हो रहा है तो 2 हो जाएगा, 3 के लिए होता है तो 3, 10 के लिए होता है तो 10। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव के में 1 ही पद के लिए होता है तो इसके अंदर 1 + 1 आ जाएगा और +1 वोट अधिक। तो कुल वैध मत, जैसे हम एक सवाल के द्वारा करके देख लेते हैं कि न्यूनतम कोटा किस प्रकार से निकाला जाता है। मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में 100 वैध मत पड़े, 100 हो गए, 1 + 1, 1 पद के लिए चुनाव हो रहा है तो +1 आ जाएगा और +1, 1 और 1 2 हो गए तो 50, 100 में 2 का भाग देंगे और +1, तो कुल 51 मत जीत के लिए चाहिए। तो इस प्रकार से न्यूनतम कोटा एक बार फिर देख लीजिए। न्यूनतम कोटा निकालने का सूत्र क्या है? कुल वैध मत बट्टा 1 + 1 और +1 वोट अधिक। तो इस प्रकार से कितने मत चाहिए? अगर 100 मत वैध, कुल 100 वैध मत पड़े तो 51 मत पाने वाला प्रत्याशी जीत जाता है। यह न्यूनतम कोटा हो गया। अब देखिए वोटों की गिनती किस प्रकार से होती है। देखिए प्रथम चरण में जो पहली वरीयता जिस कैंडिडेट को दी है, जैसे हमने 5 माने थे ए, बी, सी, डी और ई, कुल वैध मत 100 पड़े। ए को वरीयता मिली कितने वोटों में? 1 नंबर, जैसे मान लेते हैं कि 40 वोटों में मिल गई। बी को वरीयता मिली 5 वोटों में, सी को वरीयता मिली 3 वोटों में और डी को वरीयता मिली, थोड़े कम कर लेते हैं, जैसे 30 के अंदर इसको वरीयता मिली और 10 के अंदर बी को मिली,
सी को मिल गई 100 मत पड़े थे, 100 पड़े थे, तो इसमें कर लेते हैं 70, 20, 5, 3 और 2। इस प्रकार से वरीयता क्रम दिया गया और ए को 1 नंबर देने वाले कितने लोग थे? 70 लोग थे। बी को 1 नंबर देने वाले 20 लोग थे और सी को 5 और डी को 3 और ई को 2 लोगों ने 1 नंबर, मतलब 1 नंबर वरीयता क्रम दिया। तो न्यूनतम कोटा कितना था? 51 मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीत रहा है, तो ए को यहाँ जीत सीधी सीधी प्राप्त हो जाएगी। अगर यह पहले चरण की मतगणना के अंदर इसको 51 मत नहीं मिले तो दूसरे चरण की मतगणना होती है। इसके बाद दूसरे चरण की मतगणना में क्या होता है? जो सबसे कम मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है वह दौड़ से बाहर हो जाता है और इसके वोट दूसरी वरीयता क्रम के आधार के ऊपर जो ऊपर वाले कैंडिडेट हैं उनको दिए जाते हैं। अगर इसके बाद भी न्यूनतम कोटा किसी भी प्रत्याशी को प्राप्त नहीं होता है तो तीसरे चरण की मतगणना होती है और सबसे कम मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति बाहर हो जाता है दौड़ से और उनके वोट तीसरी वरीयता के आधार के ऊपर वाले कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं। इस प्रकार से मतगणना तब तक चलती रहती है जब तक किसी भी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। न्यूनतम कोटा प्राप्त करने वाला प्रत्याशी जीत जाता है। भारत के अंदर अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें मात्र एक बार 1969 में जब वीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे। वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दूसरी मतगणना के आधार के ऊपर जीते थे, वरना अभी तक जितने भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं सिर्फ एक बार ही मतगणना हुई है। मात्र 1969 के अंदर वीवी गिरी जिन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को हराया था, बहुत ही कम मतों के अंतर से हराया था, उसके अंदर दूसरी मतगणना के आधार के ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो ध्यान दीजिए, भारत के अंदर अभी तक जितने भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं उनमें 1969 में हुए चुनाव के अंदर वीवी गिरी ने नीलम संजीव रेड्डी को दूसरी मतगणना के आधार के ऊपर हराया था। मतलब न्यूनतम कोटा दूसरी मतगणना के अंदर इन्हें प्राप्त हुआ था। प्रथम बार किसी भी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ था। तो यह हमारी बात हो गई निर्वाचन प्रणाली से। तो दो हमने देख लिए हैं, अनुच्छेद 54 और 55। अनुच्छेद 54 के अंदर हमने राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल था वो देख लिया और 55 के अंदर हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली देख ली। अब अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल है वह कितना होता है? तो यह अनुच्छेद 56 के अंदर दिया गया है। अनुच्छेद 56 देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक होता है। 5 वर्ष की अवधि तक होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 के अंदर कितना दिया गया है? शपथ ग्रहण वाले दिन से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है। 5 वर्ष इसका कार्यकाल हो गया शपथ ग्रहण से लेके। इससे पूर्व भी राष्ट्रपति क्या दे सकता है? अपना त्यागपत्र दे सकता है। और त्यागपत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित होता है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि वह अब यह राष्ट्रपति पद के ऊपर नहीं रह सकता तो इस 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अपना त्यागपत्र दे सकता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। तो उपराष्ट्रपति को संबोधित कर इस अवधि से पूर्व भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। तो यह हो गया राष्ट्रपति का कार्यकाल, 5 वर्ष की अवधि तक होता है।
एक और बात है, अगर यह 5 वर्ष की अवधि से पूर्व क्या करना होता है, दूसरे नए राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक है। नए राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक है। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता तब तक पुराने वाला राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। यह बात भी हमको ध्यान में रखनी है। शपथ ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक तो कार्यकाल होता है, लेकिन 5 वर्ष की अवधि से पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक है, मतलब नए राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है तब तक अपने पद के ऊपर बना रह सकता है। तो इस प्रकार से हमने आज 3 अनुच्छेद पढ़ लिए हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए, अनुच्छेद 54, 55 और 56। 54 में हमने निर्वाचक मंडल देख लिया, जिसमें निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधानसभा के सदस्य तथा दिल्ली व पांडिचेरी के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। उसके बाद हमने निर्वाचन प्रणाली देख ली, किस प्रकार से संसद कानून बना सकती है। उसके बाद एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा मतदान किया जाता है, वरीयता क्रम के आधार पर मत दिए जाते हैं। उसके बाद वोटों की गिनती होती है। उसके बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 के अंदर हमने देख लिया कि शपथ ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।